दोस्तों, एक बार फिर से मैं एक प्रणय कथा लेकर आपके समक्ष हाजिर हूँ। आज बात करेंगे प्रख्यात कथाकार ज्ञान रंजन की प्रेम कथा के बारे में। लेखक हैं वही राजेंद्र चंद्रकांत राय और पुस्तक है खुसरो दरिया प्रेम का। आइए प्रेम की पाती पढ़ते हैं और सुनते हैं। ज्ञान रंजन की सुनैना, सुनैना के ज्ञान रंजन। मैं इस प्रणय प्रसंग को कबीर की इस गजल के साथ शुरू करता हूँ। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग में, हमें दुनिया से यारी क्या। जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। खलक सब नाम अपने को, बहुत कर सिर पटकता है, हमन गुरु ज्ञान आलिम है, हमन को नामदारी क्या। न पल बिछुड़े पिया हमसे, न हम बिछुड़े प्यारे से, हो ऐसी लव लगी हरदम, हमन को बेकरारी क्या। कबीरा इश्क का माता, दुई को दूर कर दिल से, ये चलना राह नाजुक है, हमन सिर बोझ भारी क्या। कबीर ने भी इश्क किया था। उनका इश्क सांसारिक न होकर पारलौकिक था। पर वह सांसारिक हो या कि पारलौकिक, उसकी तासीर तो बस एक ही है। उसका आवेग एक जैसा है, उसकी निर्मलता समान होती है, उसकी गहराई और व्यापकता में कोई अंतर नहीं होता। इसीलिए रहस्यवादी कवियों के रहस्यमय प्रेम में भी कई कई प्रेम अंतर्निहित दिखाई देते हैं। वे सांसारिक प्रेम से पारलौकिक प्रेम की तरफ जाते हैं और पारलौकिक प्रेम से सांसारिक प्रेम को आत्मसात करते हैं। अब जरा कबीर के इश्क पर गौर फरमाइए। कबीर ने इश्क में अपने आप को इस तरह डुबा रखा है कि उनका होश के साथ कोई वास्ता ही न रह भी कैसे सकता है। इश्क और होश दो परस्पर विपरीत स्थितियां हैं। इश्क होगा तो होश न होगा और होश होगा तो इश्क न होगा। दोनों साथ नहीं चल सकते। इश्क की शर्त ही यही है। कबीर संसार में रहकर भी अपने को संसार से अलहदा बताते हैं। लोक में होकर लोक से परे, लोक के राग से मुक्त, कमलवत, पानी में खिलकर पानी से भिन्न। कबीर का अनुभव है कि वे कभी भी एक पल के लिए भी अपने पिया से अलग नहीं हुए। अलग नहीं हुए तो उसके प्रति किसी तरह की बेकरारी का आलम भी नहीं रहा। बेकरार बेताब वे हों जो उससे अलग हैं, दूर हैं, भिन्न हैं। दुनिया में ऐसे इश्क करने वाले भी हैं जो उसे पा लेने पर भी फिर उसकी तलाश में भटकते हैं, उसे खोजने में लगे हैं, खोज में अपने को हलाकान किए हैं, पर वह मिलता नहीं, मिल ही नहीं सकता। जो आपके अंदर ही है उसे बाहर तलाशेंगे तो वह कैसे मिलेगा। कस्तूरी मृग की दशा है यह। कस्तूरी उसकी नाभि में है, वहां से मादक गंध उड़ रही है, मृग के नथुनों में पहुंचकर उसे बेचैन बना रही है। वह बेकल हुआ जा रहा है, बेसुध हो रहा है, उसकी ओर उसका सर्वस्व जा लगा है। अंदर पुकार मची हुई है, चाहिए चाहिए। उस मदिर कर देने वाली अपूर्व की प्राप्ति के बिना सब सूना सूना लगा पड़ा है। मृग उछल रहा है, कूद रहा है, दौड़ रहा है, अप्राप्त को खोज रहा है। इधर उधर, उधर इधर, आगे पीछे, दाएं बाएं, गिरकर, उठकर, लौटकर, तड़पकर, बहुत निकट होकर भी, बहुत दूर होकर भी, उस पर क्रोध करके भी और उस पर लहालोट होकर भी,
कस्तूरी वही है अपने ही पास, पर उसकी खोज बाहर चल रही है। हृदय के अतल से किया गया प्रेम कस्तूरी बनकर अंदर समाया रहता है। दीर्घ काल तक उसका समाये रहना कभी कभी हम में एक भ्रम पैदा कर देता है। वह एक तरह का खेल करता है, वह जरा सा औलट हो जाता है, 2 कदम पीछे चला जाता है, एक चिक गिर जाती है। अब अंदर धुंध है और बाहर उजाला, चकाचौंध करने वाला उजाला। मादकता को मात देने वाली सुगंध से सराबोर कस्तूरी का नया ठिकाना, नए ठिकाने से एक नई गंध पुकारने लगती है। मन उस तरफ भागता है। बाहर वाली कस्तूरी अंदर की कस्तूरी से ज्यादा मधुर प्रतीत होती है। फिर वही दौड़ भाग, वही गिरना पड़ना, वैसा ही लहूलुहान होना, पर इस बार लहूलुहान हो जाने की पीड़ा पहले से ज्यादा। कस्तूरी कस्तूरी में भेद है, एक असल है, दूसरी असल होने का भ्रम। असल स्थायी है, भ्रम अस्थायी। भ्रम लुभाता है, असल बाहर के कौतुक को देखकर मुस्कुराता है, डोर को ढीली करता है, खेल चलने देता है, खेलने की आजादी देता है। जरा देर में ही खेल खेल नहीं रहता, वह अफसोस होने लगता है, चोट लगती है, जख्म लगते हैं। भ्रम मृग मरीचिका बनकर और दूर चला जाता है, उकसाता है, आओ आओ। छिले घुटने इंकार करते हैं, नहीं नहीं, तुम अवास्तविक हो, छल हो, असली तो अंदर ही है। संग संग है, असंग में भी संग है, निसंग होकर भी संग है। खिलाड़ी समझने लगता है कि देह उसे डुला रही है, मन उसे भटकाकर मजे ले रहा है। उन्माद की पतली लहर अपने कब्जे में ले रही है। सत्य से साक्षात्कार होता है और मन वापसी करता है, मुड़कर देखता है, आंखें झुकाकर कहता है, यही यही सही जगह है, ठिकाना यही है, लौट लौट कर यही आना है। यहाँ प्रेम का परम तत्व अक्षुण है। अगर आप भी इश्क के मुंतजिर हैं तो उसकी पहली और अंतिम शर्त यही है कि आप अपने मन से 2 की अवधारणा को मिटा दीजिए। जब तक 2 होंगे, दूसरा कहीं और होगा, मिल न सकेगा। इश्क का रास्ता बड़ा नाजुक है, उस पर चलने के लिए सिर पर संसार के राग का और 2 के भाव का बोझ लेकर चलना संभव नहीं है। ज्ञान रंजन और सुनैना के प्रेम को समझने की कुंजी कबीर ही हैं। उनके प्रेम के गणित को समझने का समीकरण भी वही हैं। कबीर की मार्फत उनका प्रेम खुलता है, खिलता है, खिलकर अखिल बन जाता है। ज्ञान रंजन की प्रेम कथा इलाहाबाद से शुरू हुई, इलाहाबाद में ही परवान चढ़ी और जबलपुर में उसने विस्तार ग्रहण किया, पूर्णता पाई। स्लीमैन परसाई जी और नरेश सक्सेना के प्रेम प्रसंग की तरह यहाँ भी जबलपुर एक भूगोल की तरह नहीं, उत्प्रेरक और संगी की भूमिका में है। वे अकोला में पैदा हुए और इलाहाबाद में किशोर हुए, जवान हुए। उनके पिता रामनाथ सुमन कोई साधारण मनुष्य न थे, वे विद्वान थे, स्वाधीनता के लिए लड़ने वाले आंदोलनकारी थे। महात्मा गांधी का उन पर गहरा प्रभाव था। उनका अंदर बाहर सब गांधी के प्रभाव में डूबा हुआ था। सत्य, अहिंसा, त्याग, सेवा, सादगी और सदाचरण जैसे गुणों के प्रति उन दिनों आकर्षण की लहर चल रही थी। लाखों लोग उसमें तिरोहित हो रहे थे। समकालीन पीढ़ी और आने वाली बहुत सी पीढ़ियां अपने जीवन मूल्यों को ग्रहण कर रही थीं। एक आदमी कैसे एक पूरी पीढ़ी को
और अपने समय के तथा समय से आगे के समाज को प्रभावित करता है, वह सब एक चमत्कार की तरह घटित हो रहा था। सुमन जी आला दर्जे के विचारक, चिंतक और लेखक, समीक्षक ही नहीं थे, कुरीतियों और अवैज्ञानिकताओं को ठेलकर अटल खड़े रहने वाले पर्वत भी थे। सर्वधर्म समभाव, अछूतों के प्रति सद्भाव और मनुष्य मनुष्य बराबर हैं कि चेतना से वे घर को ही नहीं, अपने आसपास को भी बदल रहे थे। सुनैना नागर जिस नागर परिवार से हैं, उसकी इलाहाबाद में एक लंबे समय तक विशेष मान मर्यादा रही है। मन की निर्मलता से जिसके लिए आदर पैदा हो जाता है और फिर सदा बना ही रहता है, ऐसा है वह नागर परिवार। समय बदला, लोग बदले, जीवन मूल्य बदले, देखने मानने का नजरिया बदला, चमकदार चीजों पर व्यतीत की परतें चढ़ती गईं, चमक दमक और धमक जरा औलट में चली गई। आज उसकी चमक फीकी भले ही पड़ गई हो, पर वह पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। इलाहाबाद के पुराने बंगलों की धूसर इमारतों के इतिहास की मानिंद उसकी मौजूदगी अब भी महसूस की जाती है। सुनैना जी के बाबा पंडित दीनानाथ नागर इलाहाबाद में वकालत किया करते थे। अंग्रेजों का जमाना था, कानूनों का आतंक था। ऐसे में उस आतंक से जूझकर अपने मुवक्किलों की जान बचाने वाले वकील अवतार ही प्रतीत होते थे। वे वैसे ही होते भी थे। न्याय दिलाने और अंग्रेजी सत्ता को उसके ही कानूनों के जरिए बौद्धिक मात देने की भावना वकालत के पेशे में एक कारनामे की तरह जोश पैदा करती थी। अमीर मुवक्किलों से धन मिलता था और सामान्य तथा निर्धन मुवक्किलों से धन की तुलना में अनमोल माने जाने वाला मान, दोनों चीजें मिलकर वकील साहबों को एक अलहदा किस्म का प्रभा मंडल प्रदान करती थी। इसी प्रभा मंडल के कारण ही वे अपने समाज के स्वाभाविक प्रतिनिधि बनते रहे, समाज की दबी कुचली आवाजों को बुलंद करते रहे और समाज का नेतृत्व भाव खुद से चलकर उनके आसपास मंडराता रहता था। इसीलिए स्वाधीनता के संघर्ष काल में ज्यादातर भारतीय नेताओं की पृष्ठभूमि कचहरी और न्यायालय वाली ही है। पंडित दीनानाथ नागर की वकालत भी धन कमाऊ वकालत होने की बजाय मान कमाऊ वकालत ही ज्यादा थी। उसी के चलते दूर दूर तक नाम था, साख थी, प्रतिष्ठा थी और भरोसा था। उनके बेटे हुए वैद्यनाथ नागर, घर में मुवक्किलों का आना जाना, कानूनी किताबों से भरी अलमारियों का होना और बैठक में चलने वाली बातचीतों का मुख्य विषय भी अदालतों के किस्सों का ही होना था। वैद्यनाथ नागर को वकालत की तरफ नहीं खींच सका। वैद्यनाथ नागर को वकालत अपनी तरफ नहीं खींच सका। हो सकता है कि जब उनका नामकरण संस्कार हुआ था तभी उनके कर्म संस्कारों के बीज भी पड़ गए हों। इसीलिए वे सिर्फ नाम से ही वैद्यनाथ न थे, बल्कि वैद्यों वाली समूची महिमा भी उन्हें प्राप्त हो गई थी। वे मनसा वाचा कर्मणा वैद्य हुए। आयुर्वेद चिकित्सा में उनकी गहरी पैठ थी। सिद्ध वैद्य माने जाते थे, महर्षि चरक का अवतार। वैद्यनाथ जी के दो बेटे हुए, प्रभुनाथ नागर और सूर्यनाथ नागर। सूर्यनाथ नागर की बेटी हैं सुनैना नागर। उनके ताऊ जी यानी कि प्रभुनाथ नागर ने तो अपने लिए आजीविका के उपाय के तौर पर सरकारी नौकरी को अपना लिया था, मगर पिता सूर्यनाथ नागर ने अपने पिता के द्वारा स्थापित आयुर्वेद चिकित्सा को ही अपना जीवन सहचर बनाया था।
उनकी 7 संतानों में सुनैना जी का क्रम तीसरा है। सबसे पहले अरुणा, फिर करुणा जो कलकत्ते में, फिर सुनैना जबलपुर, कोकिला दिल्ली, दीपक इलाहाबाद, अम्बा दिल्ली और दीपा इलाहाबाद में। सुनैना जी के पिता का चिकित्सा व्यवसाय भी उनके बाबा की वकालत की तरह ही प्रतिष्ठित और आयवर्धक बन गया था। दूर दूर तक ख्याति हो गई थी, पर उनकी ख्याति के साथ एक चमत्कारिक किस्सा भी जुड़ा हुआ है। हुआ यह कि एक बार सुनैना जी के घर पर एक साधु महाराज पधारे। वे संत होने के साथ साथ आयुर्वेद के परम ज्ञानी भी थे। उसके भेदों और रहस्यों को जानते थे। वैद्य सूर्यनाथ नागर जी उनसे बातचीत करने के साथ ही उनके ज्ञान और आयुर्वेद में उनकी गहरी पैठ को पहचान गए थे। उन्होंने महाराज जी को उनके अनुरूप ही सम्मान दिया, उनके उपयुक्त सत्कार और सेवा भी की। महाराज जी कुछ दिनों तक नागर जी के घर पर ही ठहरे रहे। इस दौरान उन्होंने भी वैद्य जी के मन, भाव, कर्म और आचरण और मन की निर्मलता की थाह पाली थी, उनके सुपात्र होने की पहचान कर ली थी। वे नागर जी पर कृपालु हुए। उनके घर से जब प्रस्थान करने लगे तो महाराज जी ने वैद्य नागर जी को आशीर्वाद स्वरूप मिर्गी रोग दूर करने का एक गुप्त नुस्खा दे दिया। और नुस्खा उन्होंने सेत मेत में ही न दे दिया था, बल्कि उसे देने से पहले वैद्य से पक्का वचन भी ले लिया था कि वे पीड़ितों को मिर्गी रोग की दवा तो देंगे, परंतु किसी से भी उसकी कोई कीमत नहीं लेंगे, निःशुल्क सेवा करेंगे। शुल्क लेते ही वह औषधि प्रभाव ही हो जाएगी। उन्होंने यह भी बता दिया था कि वर्ष भर में औषधि प्रदान करने के केवल 3 दिन ही हुआ करेंगे, होली, दिवाली और नागपंचमी के दिन। नागर जी ने जो वचन दिया था उस पर कभी आंच न आने दी। महाराज जी ने जैसी राह दिखाई थी वे उसी पर चले। होली से अगली होली के बीच में पड़ने वाले उन 3 दिनों में सुनैना जी की मां रात भर पिता के साथ मंदिर में ही जाकर रहा करती थीं और दवा बनाने के काम में अपने पति की मदद करती थीं। नुस्खा गोपनीय था और उसे गोपन ही बनाए रखना था, इसलिए वहां पर किसी तीसरे का प्रवेश वर्जित था। रात भर औषधि निर्माण चलता था और फिर सुबह होते ही दवा का वितरण कार्य शुरू हो जाता। तड़के 4 बजे से ही मंदिर के बाहर रोगियों की भीड़ लग जाया करती। होली के समय होलिका दहन का जो भी मुहूर्त होता वही दवा लेने का मुहूर्त काल भी होता था। इसी तरह दिवाली में दिया जलाने वाला और नागपंचमी में नाग पूजा वाला मुहूर्त काल औषधि ग्रहण करने का काल होता था। मिर्गी रोग की इस औषधि का अद्भुत प्रभाव था। रोग पीड़ित भयानक मानसिक अस्वस्थता की पीड़ा से नष्ट होते जा रहे शरीर और मन के साथ आते और स्वस्थ होकर अपने अपने घरों को प्रसन्न वदन लौटते। वैद्य जी औषधि का शुल्क न लेते थे तो पीड़ित के परिवारजन भी उसके बदले में उससे कहीं ज्यादा मूल्यवान दुआएं देना नहीं भूलते थे। रोग से मुक्ति और वैद्य जी के निस्वार्थ भाव का मौखिक प्रचार होने लगा। उनके नाम और यश ने पहले इलाहाबाद की सीमा को लांघा, फिर उत्तर प्रदेश की और बाद में वह हिंदी पट्टी से बाहर भी गया। रोगियों की तादाद लगातार बढ़ती गई। हजारों की संख्या में रोगी आया करते और दवा ले जाते। लोगों का तांता ही लगा रहता। सुनैना जी के पिता के औषधालय में कई प्रकार के अन्य रोगों की औषधियां और कई प्रकार के तेल वगैरह भी बना करते थे। वे शुल्क लिया करते थे। मिर्गी रोग की दवा के कारण शुल्क वाली दवाओं के विक्रय में भी बहुत वृद्धि हो गई थी। संपन्नता के नए नए द्वार खुल रहे थे। अब सुनैना जी के भाई दीपक नागर ने आयुर्वेद चिकित्सा के पैतृक काम को अपने हाथों में लेकर उसे तीसरी पीढ़ी में पहुंचा दिया है। परिस्थितियां बदल चुकी हैं। भाई औषधि का मूल्य लेने लगे हैं
उन्हें इससे खास आमदनी हो जाती है। इलाहाबाद के लूकरगंज मोहल्ले में सुनैना जी का घर है। घर क्या है, वह एक विशाल हवेली ही ठहरी। उसे घर कहना उसकी तौहीन करने जैसा होगा। 21 कमरे हैं उसमें। सबसे बाहर का जो लंबा चौड़ा बरामदा है, वहां पर पिता अपनी वैद्यकीय बैठक जमाया करते थे। उनसे मिलने जुलने वाले और रोगी आदि वहीं आते थे। बरामदे और अंदर के कमरों के बीच फासले थे, भौगोलिक भी और पारंपरिक भी। अंदर वालों का बरामदे में आना जाना ज्यादातर न होता था। कहीं जाना हो तो पीछे या बगल वाले रास्ते से आओ जाओ। यह नहीं कि सिर उठाए और बरामदे में जमे अनजाने लोगों के बीच में से होकर चल दिए। यह नहीं होता था। यह कोई प्रतिबंधात्मक किस्म की कार्रवाई नहीं थी। प्रतिष्ठित घरों का यह एक संस्कार था। अंदर वालों को पता ही नहीं चलता था कि बाहर कौन आया कौन चला गया। अंदर एक दुनिया थी, बाहर दूसरी, कारोबारी दुनिया। इलाहाबाद उन दिनों जितना अपनी प्राचीनता में लिप्त था, उतना ही वह आधुनिकता की ओर भी सिर उठाए हुए था। उसमें स्वाधीनता के प्रति भावनाओं का उत्कट उबाल था। इलाहाबाद अगर साहित्य प्रेमियों के लिए पंत, निराला और महादेवी का शहर था, तो राजनीतिक विश्वासों पर चलने वालों के लिए मोतीलाल, जवाहरलाल नेहरू का। आनंद भवन में स्वाधीनता संग्राम और बाद की गतिविधियां थी। पूरा शहर नेहरू को प्यार करता था। जब पूरा देश ही उन्हें प्यार करता हो, तो इलाहाबाद का तो एक खास ही अधिकार बनता था। उनके आसपास ही सोच विचार करवट ले रहे थे। कर गुजरने और मर मिटने के ज्वार का पूर्णिमा वाला चंद्रमा वही था। तरंगे वहीं से उठती थीं और देश भर में लहराती फिरती थीं। हर इलाहाबादी को अपने इलाहाबादी होने पर गर्व था। साहित्य में विस्फोटक चेतना थी। कबीर के बाद का रहस्यवाद वहीं से उपजा था और वहीं से छायावाद भी पनपा था। फिर छायावाद की छाया से मुक्त होकर जिस काव्य चेतना ने अपनी आंखें खोलना शुरू किया था, उस प्रगतिवादी कविता की कोख भी इलाहाबाद में ही थी। लूकरगंज का चौराहा हमारी कथा का सबसे प्रतीकात्मक स्थल है। इसी चौराहे के एक तरफ सुनैना जी रहा करती थीं, तो दूसरी तरफ वाले चौराहे पर यही कोई फरलांग भर की दूरी पर ज्ञान रंजन जी का घर था। अब भी है। दोनों के परिवारों में घरोबा था, आना जाना और उठना बैठना था। सुनैना जी के पिताजी और ज्ञान के पिताजी के बीच दोस्ताना रिश्ते थे। नागर जी, सुमन जी भी एक दूसरे के घर जाया करते थे और वहां अड्डेबाजी करते थे। अगर सुमन जी गांधीवादी विचारक और एक्टिविस्ट थे, तो नागर जी भी तन मन से कांग्रेसी थे। दोनों में खूब बनती और छनती थी। चर्चाओं के लंबे लंबे दौर चला करते थे। तब जीवन में सिद्धांतों और नैतिकता का बड़ा महत्व था। दोनों के बिना मनुष्य के आचरण और व्यवहार की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। सिद्धांतहीनता चरित्रहीनता तक मान ली जाती थी। आदर्शों के लिए कुछ भी खोया और त्यागा जा सकता था। खो देने में गर्व था, त्याग देने में अभिमान। अब यह सब अलग होता जा रहा है। ज्ञानरंजन जी की माँ भी सुनैना जी के घर और सुनैना जी की माँ ज्ञानरंजन जी के घर आया जाया करती थी। दीपक भाई की ज्ञान जी के साथ गहरी दोस्ती थी। कहने का मतलब यह है कि दोनों घरों के हर उम्र के लोगों का आपस में दोस्ताना और आत्मीयता का रिश्ता था। सुमन जी नागर जी को पंडित जी कहा करते थे और नागर जी उन्हें सुमन जी कहकर संबोधित करते थे। ज्ञानरंजन जी कई छोरों पर सक्रिय थे। एक दोस्ताने का छोर था, दूसरा आवारगी का, तीसरा कहानी का चाल चलन बदलने पर की जाने वाली मशक्कत का छोर था। इसके अलावा भी एक छोर और था जो सार्वजनिक न था, अंदर अंदर था, दिल के पास पास। यह मोहब्बतों का छोर था।
मोहब्बत की पतंगे तन रही थीं, नीली पीली लाल हरी, आसमान में गुटिया रही थीं, छतों पर गिर रही थीं, गिरकर गायब हो रही थीं। उनके गायब हो जाने पर हाथ में सिर्फ धागा रह जाता था, बुझाया हुआ। प्रेम का मिथ भी फिनिक्स पक्षी के मिथ जैसा होता है। फिनिक्स पक्षी मरता है और अपनी ही राख में से बार बार जी उठता है। प्रेम भी उगता है, मुरझाता है, सूखता है, पर नई जगह पर फिर से अंकुरा जाता है। असली प्रेम तक पहुंचने से पहले बहुत से गैर असली प्रेमों में से होकर गुजरना पड़ता है। ज्ञानंजन भी गुजर रहे थे। उन दिनों उन्होंने कविताएं और गीत भी लिखे थे जो उनके मन की चुगली करते प्रतीत होते थे। उनमें से कुछ कादम्बनी में प्रकाशित भी हुए थे। उन गीतों में कत्थई शामों और कितने यौवनों की दुल्हनों की भादों की रात वाले बिंब सनसना रहे थे। यह ध्यान देने वाली बात है कि जब संसार की सबसे ताकतवर अंग्रेजी सत्ता से हमारे पूर्वज लड़ रहे थे, तब हम अहिंसा, प्रेम और भाईचारा जैसे मूल्यों के लिए भी लालायित और कुर्बान हो रहे थे। पर आज हम अपने पड़ोस से घृणा कर रहे हैं, अपने घर में ही लड़ाइयां ठाने हुए हैं। आज जिस तरह से नफरत, हिंसक और नेस्तनाबूद कर डालने की प्रवृत्ति को फैलाया जा रहा है, उसके बरखिलाफ यह प्रेम भी हमारे पास आज का सबसे बड़ा अस्त्र हो सकता है। ज्ञानरंजन उन दिनों अपनी एक रिश्तेदार लड़की के प्यार में पड़े हुए थे। चिट्ठियों का आना जाना चल रहा था। शुरुआती प्रेम ऐसे ही सुलभ ठिकानों से उमगा करता है। ये ठिकाने घरेलू अखाड़े होते हैं जहां वर्जिशें चला करती हैं, पर वे जितने सुलभ होते हैं उतनी ही जल्दी उनका अवसान भी हो जाता है। उनका अवसान भी हो जाता है। बीच में थोड़ी सी टेक्निकल एक स्नैग आ गया है, इसलिए थोड़ा सा इसमें व्यतिरेक सा है। हम जल्दी ही इसको ठीक कर रहे हैं। जी, अब जी, वाईफाई और मोबाइल डेटा का एक इशू था जो अब वो सुलझ गया है। तो हम बात कर रहे थे कि ज्ञानरंजन उन दिनों अपनी एक रिश्तेदार लड़की के प्यार में पड़े हुए थे। चिट्ठियों का आना जाना चल रहा था। शुरुआती प्रेम ऐसे ही सुलभ ठिकानों से उमगा करता है। ये ठिकाने घरेलू अखाड़े होते हैं जहां वर्जिशें चला करती हैं, पर वे जितने सुलभ होते हैं उतनी ही जल्दी उनका अवसान भी हो जाता है। बहुत दिनों तक प्रेम प्रेम की तरह गुपचुप रहा, परंतु एक दिन बात घर में खुल गई तो खुलती ही चली गई। भाभी से भैया तक गई, भैया से अम्मा तक गई और अम्मा से पिता तक का सफर भी उसने तय कर लिया। सुमन जी तो सुमन जी ही थे। उनके अपने नियम और सिद्धांत थे। वे प्रेम के विरोधी न थे, पर वे किसी एक ही परिवार से दो बहुएं लाए जाने के पक्ष में न थे। उनका मन इसकी इजाजत न देता था। सुमन जी के न का सफर भी उसी गति से संपन्न हुआ जिस गति से प्रेम की पोल का हुआ था। असहमत उन्हीं रास्तों से लौटकर उन प्रेम पात्रों तक भी जा पहुंची और मामला खत्म हो गया। आरंभिक झटका लगा, पर उसे फेंस के इधर और उधर
जैसी कहानियों से मचे तूफान ने दरकिनार कर दिया। मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव जो उन दिनों नई कहानी के अलंबरदार बने हुए थे, सहसा ठिठक कर रह गए थे। उन्हें लगता था कि नई कहानी के जिन अंडों को वे अपने पंख तले से रहे हैं, नए बच्चे उन्हीं से निकलेंगे। पर नव्यता पाली पोसी नहीं जाती, वह तो अद्भुत होती है। स्वतंत्र और कैदों कायदों से दूर, बाहर, अज्ञात जगहों पर भी। सुनैना नागर उधर लूकरगंज के उस इलाके में एक आवारगी, एक बोहेमियन जीवन शैली, एक साहित्यिक उफान और एक नई रेखा खींचने की जिद थी। तो इधर लूकरगंज के इस इलाके में एक शांत नदी की महीन कलकल, परिवार की गरिमा के अनुशासन में हाथी जैसे डौल और मंथर गति से चल रही जिंदगी और परंपराओं को जरा सा छकाकर आधुनिकता के साथ तालमेल बनाने की हौस थी। लूकरगंज के दो छोर थे, वे आपस में जुड़े हुए भी थे और अलग अलग भी। कई पीढ़ियों के दोस्ताने चल रहे थे, पर एक बेखबरी भी थी। अपने में डूबी एक निजी दुनिया थी और उसी के समांतर एक परस्पर दुनिया भी। दोनों एक दूसरे को न तो छूती थीं और न ही काटती थीं। रफ्तार जारी था। जो उधर घट रहा था वही इधर भी घटित हो रहा था। वहां जो तोड़ फोड़ हो चुकी थी वह यहाँ होने को थी। उमंगे, सपने और निजत्व बन रहे थे, संवर रहे थे, स्वरूप ग्रहण कर रहे थे। जीवन अपना जीवन बनने की राह पर था, कोकून फटने की आकुलता में डोल रहा था। सुनैना जी के मन की खिड़की का एक पल्ला खुल रहा था और पूरा खुला भी न था। बचपन चला गया था। कैशोर्य का एक पग उधर था, एक इधर। कोई उसे ठेल रहा था, अपने लिए स्पेस मांग रहा था। खिड़की के पार एक तस्वीर थी, आधी जानी पहचानी, आधी अनजानी। एक पहलू देखा देखा सा, दूसरा अंधेरे में डूबा हुआ। बावजूद इसके पहली बार में ही मोहक लगने वाली तस्वीर, खींच लेने वाली, आंखों में समा जाने वाली, बार बार देखने की चाहना जगाने वाली। वह तस्वीर थी सुनैना जी के बुआ के देवर की। बुआ के रास्ते एक तार जुड़ता था। तब लड़के लड़कियों की दोस्तियां दूर दराज के इलाकों से नहीं आती थीं। मिलने जुलने की जगहें सकरी होती थीं। शादी ब्याह, उत्सव आयोजन और रिश्तेदारियों तक ही पतंग उड़ पाती थी। नजदीकी परिवारों और रिश्तेदारों में ही उस काल के नायक नायिकाएं हुआ करते थे। कॉलेजों ने जरूर मध्यवर्गीय परिवारों की पहुंच का दायरा बढ़ा दिया था। वहां बड़ी गहमा गहमी रहती, झमाझम होता। कांच के रंगीन टुकड़ों की उड़न तस्तरियां चकाचौंध पैदा करती। चेहरों की ताबड़तोड़ मची रहती, पर व्यक्तित्व न दिखता। मुकम्मल शख्सियत न बनती। सब गड्ढमड्ढ होता रहता। टिड्डे उड़ते रहते, पर उनकी उड़ान में दम न होता। किसी भी पल पंख टूट जाता और वह धराशायी होकर इकंगा पड़ा रहता। वहां चुनाव असंभव था। गलत हो जाने की संभावना अनंत थी। जी डरता था। एक मेले में जाने और उसकी रंगीनियों की फड़फड़ाहट में चंद घंटे बिताकर लौट आने से ज्यादा धड़क वहां न थी। सफर था, मंजिल न थी। प्लेटफॉर्म था, अपना शहर न था। भीड़ भाड़ थी, सुकून न था। मन में एक चाहना पैदा हो गई थी कि बुआ जी के उस देवर से उनकी शादी हो जाए। दादी भी यही चाहती थी। उनकी इच्छा की शक्ति ने सुनैना जी को बल प्रदान कर दिया था। कदम बढ़ाया जा सकता था, कल्पनाएं की जा सकती थीं, मनुहारों की पुतलियां बनाई जा सकती थीं। कठपुतली बनने की पारंपरिक अनिवार्यता को धकियाया जा सकता था।
स्वनिर्णय का विप्लव मुमकिन किया जा सकता था। गर्जनाओं से जूझने की आकांक्षा को सांत्वना दिलाई जा सकती थी। जीवन का नया पथ खोजा जा सकता था। उस मोड़ पर न जाने क्या क्या हो रहा था। कौतूहल के बताशे बन रहे थे। विभोर होने के एहसास से परिचय हो रहा था। राह तकने के मतलबों की खोलें खुल रही थीं। अपने में मग्न होने के दौर से गुजरना हो रहा था। सबकी रोजमर्रा वाली मरघुल्ली दुनिया के मुकाबले अपना अलग और नितांत गोपन संसार रच डालने का भाव तारी था। बुआ का घर इलाहाबाद में पड़ोस में था। उनके यहाँ खूब आना जाना होता। वह जो खिड़की थी और उसका जो अधखुला पल्ला था, उसके पार जो तस्वीर थी, उसका नाम था गोपाल। सुनैना जी ने बुआ के घर पर ही गोपाल को देखा था और एक आध बार बात भी की थी, औपचारिक सी, एक दूसरे के बारे में जानकारियों वाली। गोपाल किसी दूसरे प्रदेश में नौकरी करते थे। नौकरी बड़ी थी, पद ऊंचा था, वेतन भारी था। यह सब हो तो फिर एक ही चीज बचती है, एक अच्छी बीवी की चाहत। उन्हें भी खिड़की के इस पार का चेहरा भा गया होगा, तो वे रसूख के मारे साफ साफ तो कुछ न कहते, पर सुनैना जी के घर पर आना जाना चलाए हुए थे। चाहते थे कि उस तरफ से शादी की बात शुरू हो। लड़की वालों को ही पहल करना चाहिए, जैसा भाव रहा होगा। बुआ के ससुराल वाला परिवार अपनी कृपणता के लिए प्रसिद्ध था और यही बात सुनैना जी के पिता को नागवार गुजरती थी। पिता उदार थे, उदात्त थे, जीवन को कस बांध कर घसीटने के पक्षधर न थे। हंसते खेलते और आनंद मनाते परिवार के प्रमुख थे। औरों से भी ऐसे ही होने की अपेक्षा रखते थे। ना होना चाहो तो ना हो, रहे आओ अपनी तरह। वे उस तरफ अपनी पीठ कर लेते थे। सुनैना जी को गोपाल की प्रतीक्षा थी। वे अपनी नौकरी से छुट्टियों में घर आने वाले थे। इस बार जब वे आएंगे तो विवाह की बात पक्की करने ही आएंगे। यह भाव दोनों ही घरों में बन चुका था। मोटी मोटी सहमत भी बन चुकी थी। नींव पड़ गई थी, दीवारें खड़ी होना थी और एक दिन छत पड़ जानी थी, छाया बन जानी थी। अनौपचारिक सब होता दिख रहा था, औपचारिक होना शेष था। दोनों घरों की महिलाओं में कभी मजाक में तो कभी गंभीरता पूर्वक उनके भावी विवाह की बातें होती रहती। एक घरेलू वातावरण तैयार था। सुनैना जी को एक दिन पता चला कि गोपाल छुट्टी पर अपने घर आए हुए हैं, आ गए हैं। इस सूचना ने सुनैना जी के मन में उथल पुथल पैदा की। उनका आना हर बार वाला आना न था, सिर्फ आने के लिए आना न था। वे उनके लिए आए हैं, उनका हाथ मांगने के उद्देश्य से आए हैं। कोई उनके लिए ही आएगा, यह कितनी गर्व पैदा करने वाली बात है, असाधारण बना देने वाला एहसास है। साथियों, ज्ञान रंजन और सुनैना की प्रेम कथा का यह पहला भाग आपके सामने हमने प्रस्तुत किया। आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल लाइफ विद लक्ष्मीकांत पर। आपने लाइफ विद लक्ष्मीकांत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो तो आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। जिन साथियों ने अभी तक नहीं किया हो, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक भी कीजिएगा और साथ ही अपने बहुमूल्य सुझावों से मुझे लक्ष्मीकांत शर्मा को और बेहतर कंटेंट बनाने की दिशा में अग्रसर होने दीजिएगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत